नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कर्जदार कंपनियों और दिवालिया कानून के बारे में बात करेंगे। जब किसी कंपनी के पास कर्ज वापस करने के लिए पैसे नहीं होते तो वह कानूनन खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। आज हम इस पहलू पर जानकारी देंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC के तहत परिसमापन या फिर कहे कि लिक्विडेशन के लिए नियमों में संशोधन किया, जिसके द्वारा बोर्ड ने आपको बता दें कि आसानी से वसूली योग्य से नहीं माना और ऐसे में योग्य संपत्ति सौंपने की अनुमति लिक्विडेटर को हितधारकों की परामर्श समिति की सलाह लेने के बाद दी है। दरअसल कानून के तहत कर्जदार कंपनी की संपत्ति को लिक्विडेटर द्वारा बेचा जाता है और ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे में इसके द्वारा बेचा भी जा सकता है। इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी कर्जदार को लिक्विडेटर और लिक्विडेशन के लिए पूरी संपत्ति के एक बार में ही बिकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे संपत्ति बिकेगी कर्जदार का निपटान भी किया जाएगा। और दिवाला नियामक ने कुछ लेनदारों को अनुमति देने के लिए नियमों में भी संशोधन किया है और जो ऋणदाता परिसमापन प्रक्रिया खत्म करने का इंतजार या खत्म होने का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, वे कंपनी के अन्य लेनदारों को ऋण स्थानांतरित करके लिक्विडेशन प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। दिवालिया कानून से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता और AOR डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी फोन कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नंबर हमारा है 0120612793 दूसरा नंबर हमारा है 0120612793 इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। विषय रहेगा दिवालिया कानून से जुड़ी हुई जानकारी। तो स्वाति जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति जी, कंपनी को कब और कैसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है? देखिए नेहा जी, जब एक कंपनी मार्केट में आती है और बिजनेस स्टार्ट करती है तो कोई ना कोई उसके सामने कभी ना कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब वो उसने जो भी ऋण लिया हो बैंकों से, प्राइमरीली ये जो प्रोसेस है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए है जिसमें बैंक का शुमार जाता है। हो सकता है उसने कोई ऐसा ऋण लिया हो, लोन लिया हो बैंक से जिसको चुकाने में वो असमर्थ हो। तो ऐसी स्थिति में बैंक ये प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो उस केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके सामने एक ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं जिससे उस कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। जी, संपत्ति नीलामी की क्या प्रक्रिया रहती है? अगर हम ये देखते हैं कि आपने कोई लोन लिया, मान लीजिए अब कंपनी के अलावा एक अगर हम देसी भाषा में कॉमन लेमैन लैंग्वेज में अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर एक व्यक्ति विशेष ने कोई लोन लिया और अगर उस लोन को चुका पाने में वो असमर्थ है, ऐसे में जाहिर तौर पर जो भी उसकी संपत्ति है उसे बेचकर ही उस लोन का भुगतान किया जाएगा। तो ऐसे में अगर वो कंपनी NCLT में ये दिखा दे या ये जो भी बैंक NCLT में उस कंपनी को लेकर गया है वो ये प्रूव कर दे कि ये इस कंपनी को ये अब इंसॉल्वेंट है, इसके पास वो सक्षमता नहीं है जिससे ये अपने ऋण जो भी है, जो भी लोन ले रखा है वो चुका सके, ऐसे में फिर उसकी लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन कोर्ट ऑर्डर कर देता है अंडर सेक्शन 33 ऑफ IBC एक्ट 2016। तो उस केस में उस कंपनी के जो भी असेट्स या जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचा जाता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे फिर लेनदारों को संतुष्ट किया जाता है। जी,
स्वाति जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बताइए, सामान्य भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करें। नेहा जी, 2016 से पहले हमारे देश में कंपनी का गठन करना तो आसान था, पर अगर किसी कारणवश वो कंपनी एग्जिट करना चाहती है, जो राइट टू एग्जिट या कह लें ईज टू एग्जिट उस कंपनी के पास नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लॉज थे इससे जुड़े, 12 से ज्यादा लॉज थे जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने थे, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी रिडंडेंसी आ गई थी उन लॉज में। तो एक कंपनी को खड़ा करना आसान था, बट अगर किसी कारणवश हमें लॉस हो रहा है और उस कंपनी को हम चाहें कि बंद कर दें और उसके एसेट को रीडिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से कर दें कि जिसको हमें जो पैसा चुकाना है वो चुका दें, उसका जो प्रोसेस था वो 2016 से पहले वाइंडिंग अप के द्वारा होता था। मतलब एक ही ऑप्शन था जहां उस कंपनी को टुकड़े कर करके बेचा जाता था और उससे जो पैसा आया उससे हम अपने लेनदारों को संतुष्ट करके फिर अपनी कंपनी को बंद करते थे, जिसमें टाइम 5, 7, 10 साल भी लग जाते थे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही टाइम बाउंड समय में, जैसे इस एक्ट में 180 दिन की समय सीमा सेक्शन 12 में देता है, उसके बाद थोड़ी एक्सटेंशन भी है 3 महीने की, 90 दिन की, तो कुल मिला के 330 दिन भी थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के साथ मिला जुला के हो जाते हैं टोटल। तो इतने छोटे टाइम बाउंड मैनर में कैसे, किस तरीके से जो भी डेटर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, उनकी सबकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाए, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ये आईबीसी 2016 का वो यही है। साथ ही साथ जो 2016 से पहले देखा जाए तो बाकी एक्ट अगर हम देखें तो सरफेजी एक्ट है, जिसमें एनपीए डिक्लेयर हो जाता था 90 दिन के अंदर, अगर आपने नहीं दिया है अपना ब्याज या मूल रकम वापस नहीं की है तो 90 डेज में आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। जो भी ये प्रोसेस होते थे काफी ज्यादा समय लेते थे, काफी लोगों के अकाउंट्स एनपीए किए जा रहे थे। तो इन सब चीजों से ही उबरने के लिए और थोड़ा जनरल ईज ऑफ बिजनेस जिसे कहा जाए, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और भी ज्यादा बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनियां खोलें, विदेशी लोग भी आकर भारत में इन्वेस्ट करें, जो कि कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करना भारत में कितना आसान है। इन सब चीजों को देखते हुए और यही सब प्रॉब्लम्स हटाने के लिए 2016 में एक कोड आया। जी ठीक है, ये बताइए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी अगर हम इसको देखें तो इसकी भूमिका क्या रहती है, क्या इसकी भूमिका रहती है, कैसे ये काम करता है और इस बोर्ड का गठन कैसे होता है? ये जो आईबीबीआई, अगर हम शॉर्ट में लें इसको, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन आईबीसी 2016 के अंतर्गत ही हुआ है। अगर हम देखें तो जो मेन प्लेयर्स होते हैं आईबीसी कोड, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में, ये होते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये 2-3 ऐसे इकाइयां हैं जो मिलजुल के इस कोड को आगे बढ़ाती हैं। अब इन इकाइयों को रजिस्टर कौन करता है, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हुए, चाहे वो एजेंसीज हुई या वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हुई, इनको रजिस्टर कौन करता है, ये कौन ध्यान रखता है, इस बात कंट्रोल कौन करता है कि ये जो सारी एजेंसीज या प्रोफेशनल्स हैं ये क्वालिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, या इनका स्टैंडर्ड ले करना कि क्या ये एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे हैं, क्या इनका जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो मीट हो रहा है, इनका कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें जो क्वांटिफाई करता है, जो सेट करता है, ये आईबीपीआई का काम है। इनकी रजिस्ट्रेशन कराना, इनकी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना, या अगर वो ये देख रहा है, आईबीबीआई देख रहा है कि भाई जिसको भी ये रजिस्ट्रेशन मिली थी वो अपने क्वालिटी के मुताबिक ये काम कर नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उसकी वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सस्पेंड करना, ये सारे काम, पॉलिसी मेकिंग या कोई अमेंडमेंट करनी है, इस तरीके के सारे काम भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। जी मैम, ये बताइए कि लिक्विडेशन नियमों में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करें विस्तार से। लिक्विडेशन नियमों में अभी हाल ही तौर पे 2 बड़े बदलाव, जिसे अगर हम ब्रॉडली अगर देखना चाहें कि बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो ये हुआ है कि एक तो लिक्विडेटर को ये पावर मिली है कि वो
जो आसानी से जो एसेट्स बेचे नहीं जा सकते थे, नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल दूं, अगर एक कंपनी है, उसके पास मान लीजिए 10,000 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है और उसको ये लगता है कि भाई अब मैं अपना बिजनेस आगे नहीं सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हूं, तो क्यों ना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचकर अपना ऋण अदा कर दूं। बट अगर उसकी ये प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की है तो सही, बट कुछ उसमें अड़चन ऐसी है कि वो उसको इमीडिएटली बेचकर वो 10,000 करोड़ खड़े नहीं कर सकती कंपनी, तो उसको हम कहेंगे नॉट रेडिली रियलाइजेबल एसेट। एसेट हाथ में होने के बावजूद उसकी जो वैल्यू है वो उस कंपनी को नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में लिक्विडेटर को ये राइट दिया गया है, आईबीपीआई ने ये अमेंडमेंट करके ये राइट दिया है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है। दूसरी जो बड़ी अमेंडमेंट हुई है लिक्विडेशन रूल्स में, वो ये है कि मान लीजिए एक कंपनी ने 3 बैंकों से लोन लिया, अब वो उस लोन को फॉर XYZ रीजन चुका पाने में असमर्थ है। अब उन 3 बैंकों में से मान लीजिए एक बैंक ये कहता है कि मुझे तो आज ही ये लोन अपनी चाहिए, और अगर आईबीसी में भी ये कंपनी जाती है तो जो भी प्रोसेस लगेगा, 2 महीने 3 महीने साल भर जो भी प्रोसेस लगेगा, इतना भी समय मेरे पास नहीं है। तो उस बैंक को ये राइट दिया गया है कि वो दूसरे बैंकों को अपना लोन बेच दे। मतलब अगर उसको उस कंपनी से 1,000 करोड़ लेने थे तो वो कोई भी सेटलमेंट करके बाकी दोनों बैंकों में से किसी एक को वो अपना लोन, चाहे वो कुछ कम अमाउंट में बेच देगा, ताकि वो उस प्रोसेस से फिर आउट हो जाए और वो दोनों बैंक उसकी जगह ले लेंगे। तो ये 2 बड़े अमेंडमेंट किए गए हैं। अगेन, इससे जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो बैंकों को होगा, और जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। पैसा जल्दी उसकी उगाही हो पाएगी, जो पैसा अटका हुआ है। ये बदलाव तो बता दिया आपने, लेकिन ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि पहले क्या स्थिति थी। देखिए नेहा जी, ये हम मान के चलते हैं हमेशा कि भारत में काफी सारे चेंजेस लॉज में लाए जा रहे हैं। ये चेंजेस जाहिर तौर पर इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि पुराने लॉज में कुछ कमियां थी। अब इस लॉ में सबसे बड़ी कमी ये थी कि जैसे मैंने आपको बताया था, 180 प्लस 90 दिन की समय सीमा सेक्शन 12 ने फिक्स तो कर दी है कि सारा कुछ इसी समय सीमा के अंदर अंदर होगा। बट उसके बावजूद क्योंकि कोई प्रणाली, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए काफी विलंब का सामना करना पड़ता था। दूसरी बड़ी जो चेंजेस हुई है आईबीबीआई के द्वारा, जो अमेंडमेंट उन्होंने लगाया है, उसमें लिक्विडेटर को उन्होंने बहुत ज्यादा पावर्स दी हैं। अब लिक्विडेटर को ये पावर है कि वो अपने विवेक के अनुसार प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचे। ऐसी भी प्रॉपर्टी जिसमें पहले बेचने में अड़चन थी, जो एकदम से पैसे मुहैया नहीं कराती थी, अब लिक्विडेटर को ये पावर भी दे दी गई है कि वो उस प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है। इससे क्या होता है, अगेन हमारा जो समय सीमा है, जो हमारी जो उस प्रॉपर्टी को ना बेचने के कारण बढ़ी हुई थी, पैसा नहीं उठ रहा था, वो अब पॉसिबल है। तीसरी बड़ी चीज, अगेन जो ऋणदाता पहले अपने आप को इतने समय तक रोक नहीं सकते थे किसी भी कारण के लिए, अब वो चाहें तो अपना ऋण वो किसी और ऋणदाता को दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं रादर, और फिर ये टाइम पीरियड भी कम हो जाता है उनके लिए। तो ये सारी प्रक्रिया को बहुत टाइट कर दिया गया है, थोड़ा सा और रिफाइन किया है, ताकि जो प्रॉब्लम्स अब तक लोगों को फेस करनी पड़ रही थी वो थोड़ी कम हो जाए। जी, ये बताइए कि नए लिक्विडेशन नियम में किसे और किस तरह का फायदा होगा, और कहा यह भी जा रहा है कि रियल एस्टेट वालों को इससे फायदा होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा। सबसे ज्यादा फायदा अगर हम देखिए सबसे ज्यादा जो ये एप्लीकेशन चलती हैं नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, वो बैंकों द्वारा गिरती हैं, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं। सबसे बड़ा फायदा इससे बैंकों को होगा, क्योंकि उनका पैसा अटका हुआ है। वही लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर को पैसा देते हैं ताकि वो कंपनी खड़ी कर पाए और फिर पैसा कमाकर बैंक को वापस करे ब्याज सहित। ठीक है, मैं आपसे ना इसमें और भी जानकारी लूंगी। एक नागेश्वर हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नागेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आपका क्या सवाल है। जी मैम, मेरे एक अंकल हैं, उनके बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है और सारा जो एसेट्स है उनका वो बैंक से जुड़ा हुआ है, तो वो उसको बेच नहीं पा रहे हैं और अपना कर्जा भी नहीं चुका पा रहे हैं।
और इंसॉल्वेंसी कोर्ट घोषित नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? जी देखिए, ये जो आईबीसी है 2016 का, ये कंपनीज के साथ साथ इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स पे भी लागू होता है। तो चाहे इसे वो इंडिविजुअल जिसको ऐसा फील होता है कि भाई मैं अपने जो भी मैंने कर्जा लिया हुआ है उसको चुका पाने में असमर्थ हूँ, चाहे वो अप्रोच करे या फिर उसको जिसने कर्जा दिया है, जो उसके लेनदार हैं, वो अप्रोच करे कि भाई इस व्यक्ति ने, इस फर्म ने, इस कंपनी ने हमसे कर्जा लिया था और अब इसे ये चुका पाने में असमर्थ है, तो इसको आप दिवालिया घोषित करें। इन दोनों ही सिचुएशंस में सारी चीजों को चेक किया जाता है, सभी मापदंड देखे जाते हैं कि क्या वाकई ये असमर्थ हैं या इनसे अभी ये कर्जा निकलवाया जा सकता है किसी तरह, इनको रिवाइव करके। क्योंकि ये जो आईबीसी है, इसका जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि एक कंपनी जो बीमार है उसको आप एकदम से बेच दें और अपना पैसा उठा लें। इसका मेन मकसद ये है कि इस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करी जाए और ये कोशिश करी जाए कि वो कंटिन्यू करे आगे, क्योंकि उस कंपनी के प्रमोटर के अलावा बहुत सारे लोगों का जीवन उससे जुड़ा हुआ है, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसने उस कंपनी में पैसा लगाया है, ये सभी लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। तो पहली कोशिश हमेशा यही रहती है कि उसको रिवाइव किया जाए, और जब सारी ये कोशिशें विफल हो जाती हैं उसके बाद ही बैंकरप्ट घोषित होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जाएंगे और आनंद फानंद में ही कोर्ट आपको बैंकरप्ट घोषित कर देगा। सारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के चलते ही फिर कोर्ट अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, आप एक बार फिर से उसी सवाल पे आ जाते हैं जिसका जवाब आप दे रहे थे कि कैसे रियल एस्टेट को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। काफी फायदा नेहा जी। देखिए, जो रियल एस्टेट है एक ऐसा वो एस्पेक्ट है उसका कि उसकी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो लैंड में या बिल्डिंग्स में घुसी हुई होती हैं। उसका जो असली उसके हाथ में जो पावर है या उसका जो पैसा है वो उन बिल्डिंग्स में या उस लैंड में ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास, हम कह सकते हैं कि भाई ये 10,000 करोड़ का मालिक है, बट अगर वो उसकी लैंड या बिल्डिंग उस समय बिक नहीं पा रही, किसी भी कारणवश, हो सकता है मंदी छा रही हो सकता है कुछ लिटिगेशन चल रही है उसकी प्रॉपर्टी पे, तो 10,000 करोड़ होने के बावजूद वो उसका सुख नहीं भोग पा रहा, वो अपने पैसे नहीं दे पा रहा। तो अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर दें जिससे उसको आसानी हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के किसी का ऋण चुका सके, तो जाहिर तौर पर उसी को फायदा होगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर आईबीसी के बिल्कुल इसीलिए ये प्रोसेस इसलिए सिंप्लीफाई और फास्ट बना दिया गया है ताकि ये पैसा जल्दी निकल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमें दिवालिया कानून के बारे में जानकारी दी। हमारे दर्शकों के भी सवालों के जवाब आपने बखूबी दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।